कल रात पुलिस ने पूरी कोशिश की थी। हाँ भैया, डाकू कहीं दिखे भी नहीं, लगता है भाग गए। अच्छा ही हुआ जो पकड़े नहीं गए। और फिर अच्छा ही किया वो डाकुओं ने जो उस सेठ को लूट लिया। उस सेठ ने भी हम गरीबों से कितने पैसे लूटे हैं। ये क्या बात हुई? उस सेठ ने आप सबको लूटा और उस डाकू ने उस सेठ को। दोनों ही लुटेरे हुए ना। तो उसमें से एक अच्छा और एक बुरा कैसे हुआ? पंडित जी, कल रात अटल ने कुछ कह दिया था, उस वजह से गोली वोली चली। उम्र कम और बातें और हरकतें बहुत बड़ी करने लगा है। संभालिए, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। और क्या, पहले हमको समझाया, कल फिर कुएं में पानी भरते समय औरतों को समझाया। अरे इसे कहीं ये भ्रम ना हो जाए कि सबसे ज्यादा समझदार यही है। समझदार नहीं हूँ मैं, बस ये समझना चाहता हूँ कि आप लोग उस डाकू के ना पकड़े जाने से इतना खुश क्यों है। और जब पुलिस आई, आपने उस पुलिस की मदद क्यों नहीं की? अरे हमें क्या पता डाकू कहाँ से भागे कहाँ से नहीं भागे। अरे भैया, ये बेमतलब की बातें करने से क्या फायदा? और नहीं तो क्या, जाओ आप सब लोग अपने अपने घर। कल रात वो लोग आए और चले गए। इस बात को हम लोग हास्ते की तरह भूल जाते हैं। कितने झूठे हो आप। कल मैंने ही आपको देखा था उन डाकुओं को छुपाते हुए। और अभी कह रहे हो कि देखे ही नहीं है। अभी थाने जाकर बताता हूँ। रुको, तुम समझ नहीं रहे हो ये लोग क्या कह रहे हैं। मैं ये नहीं समझ रहा कि ये लूटने वाले के पक्ष में क्यों है। जिन्हें तुम बताने जा रहे हो वो लोग डाकू से कम है क्या? अटल, तुम अभी बच्चे हो और छोटे हो, इसलिए हम लोग ये बात टाल रहे थे। और अगर तुम असल में ये जानना चाहते हो कि हम लोग क्यों डाकुओं के समर्थन में हैं, तो आओ हम तुम्हें बताते हैं। सुलेखा, सुलेखा जी, ये सुलेखा है मेरी पत्नी। 6 महीने पहले इसकी हालत ऐसी हो गई थी कि डॉक्टर ने कहा नहीं बचेगी। डॉक्टर साहब, देखो शहर लेके जाओ बड़े अस्पताल में, ये तो नहीं बचेगी। ऐसा मत करिए डॉक्टर साहब। देखो मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा इलाज जरूर कराएंगे। हम तुमको शहर लेके जाएंगे। शहर में इलाज के लिए बहुत खर्च होगा। तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगे? हाँ, जो भी कुछ था वो पहले से ही सेठ के पास गिरवी है। जमीन, गहने, कुछ भी नहीं बचा। तुम चिंता मत करो, इसके पहले भी सेठ जी ने हमारी मदद की है ना। मैं अभी जाता हूँ और अभी सेठ जी को अपने हालात के बारे में बताऊंगा और अभी पैसे लेकर आता हूँ। रुको। राम राम सेठ जी। हाँ राम राम। सेठ जी, एक विनती लेकर आया हूँ आपके पास। बोलो। मेरी बीवी बहुत बीमार है सेठ जी, उसको इलाज के लिए शहर लेके जाना, कुछ पैसे दे दीजिए सेठ जी। हाँ देंगे, जरूर देंगे, पर गिरवी रखने के लिए क्या लेके आया है तू? जो था सब कुछ आपके पास पहले से ही गिरवी है सेठ जी। अभी मेरे पास कुछ नहीं है सेठ जी, मेरी बीवी को बचा लीजिए। मैं मेहनत मजदूरी करके सब आपका चुका दूंगा सेठ जी।
मेरी बीवी मर जाएगी सेठ जी। सेठ जी चल निकल यहाँ से। सेठ जी ऐसे निर्दयी मत बनिए। सेठ जी बचा अरे लीजिए, कोई मेरी नहीं, बीवी मर इसको बाहर उठा के फेंको। मेरी बीवी मर जाएगी। छोड़। जैसे छोड़ यहाँ, छोड़ सेठ जी, छोड़ पाले। सेठ जी मेरी बाहर जा। मर जाएगी सेठ। मर जाएगी। और उस दिन हमने इसे बचाने की सारी उम्मीदें खो दी थी। तभी एक फरिश्ता मेरे घर आया। ये लो, और शहर जाकर अपनी बीवी का इलाज करा लो। एक दिन तुम्हारी बीवी ने पानी पिलाकर मेरी जान बचाई थी, और आज इस हालत में मैं उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ठीक है, बस इसकी कोई जरूरत नहीं है। और उस दिन अगर वो डाकू फरिश्ता बनकर मेरे घर नहीं आता तो आज ये तुम्हारे सामने नहीं खड़ी होती। इत्तेफाक समझो या जो समझो, उस सेठ और मेरी बेटी का ब्याह एक ही दिन था। उस सेठ की बेटी के ब्याह में पैसा पानी की तरह बह रहा था, और मेरी बेटी की बारात दहेज पूरा न होने की वजह से लौट रही थी। मैं भागकर इस सेठ के पास गया। मैंने इस सेठ से कहा, सेठ जी मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मेरी बेटी का ब्याह हो जाए, पर उस सेठ ने मेरी एक न मानी। लेकिन यही डाकू आए, मुझे पैसा देकर मेरी बेटी का ब्याह करवाए। ये अंग्रेज हमारी पैदा की हुई फसल से एक बड़ा भाग कर के रूप में ले जाते हैं। हम खाने के लिए गेहूं बोना चाहते हैं तो ये हमसे जबरदस्ती नील की खेती करवाते हैं, और उसके बदले में हमें कुछ अनाज भी नहीं देते हैं। फिर चाहे हम भूखे मर जाए, इन अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये डाकू कभी कभी हमको अनाज भी पहुंचाते हैं। ये अंग्रेज और ये सेठ असल में सब के सब डाकू हैं जो हमारा खून चूसते हैं, और जिन्हें हम डाकू कहते हैं असल में ये उन्हें लूटते हैं जो हमारा और हम जैसे बहुत सारे लोगों का खून चूसते हैं। और इन अंग्रेजों का कानून बड़े लोगों के पक्ष में खड़ा रहता है, और हम इनके कानूनी फांस में फंसते रहते हैं। और इसी कानूनी फांस को तोड़ने के लिए ये डाकू बागी बनते हैं, वरना इन्हें भी तो सुकून से जीना पसंद है। डरो मत, हम अंग्रेजों की तरह बेवजह किसी को नहीं मारते हैं। तुम्हारी बातें सुनी, अच्छी लगी, पर क्या कभी तुमने सोचा है कि हम लोग क्यों अपनी जान हथेली पर रखकर चंबल के बीहड़ों में खाक छानते हैं? अपना घर द्वार छोड़कर किस तरह छुपते छुपाते दूसरों के घरों में रात बिताते हैं, जैसे कल रात यहाँ पर बिताई। अटल, स्टीफन साहब ने जब तुमसे कहा था कि स्कूल में धोती पहनकर आना अपराध है और वो उनका कानून नहीं है, तो याद करो तुमने किस तरह से विरोध किया था। अब चाहे जो हो जाए, मैं धोती नहीं बदलूंगा। धोती हमारी संस्कृति है, और हमारी संस्कृति का मजाक कोई ऐसे नहीं उड़ा सकता। ये सब भी वैसे ही विरोध कर रहे हैं। अब कुछ समझ में आ रहा है?
अटल बेटा, सही के लिए, न्याय के लिए अगर कोई कानून तोड़ता है तो गलत नहीं होता है। जैसे कि तुमने स्कूल में जो किया वो गलत नहीं था, और यहाँ पे ये डाकू जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है। अगर सत्ता अच्छी हो तो हम आत्मसमर्पण करके घर लौट आएंगे अपने लोगों के बीच, और अगर सत्ता में सिर्फ मतलबी अपना ही फायदा देखने वाले लोग रहे तो हम बागी बने रहेंगे। और जो लोग सत्ता के घोड़े पर बैठकर हम पर जुल्म करेंगे उन्हें हमारी बंदूक की गोलियां निशाना बनाती रहेंगी। लोगों की मदद करने का और कोई भी तरीका हो सकता है ना, तो आपने हिंसा का तरीका क्यों चुना? हमें जो रास्ता समझ में आया वो हमने चुन लिया। अब तुम जब बड़े हो ना तो कोई ऐसा रास्ता बना देना जिससे किसी को अपने हक के लिए बंदूक न उठानी पड़े। और अगर तब तक हम पुलिस की गोलियों का शिकार ना बने और तुम्हारा रास्ता सही लगा तो हम ज़रूर तुम्हारे रास्ते पर चलेंगे। अब हमें ही एक रास्ता बनाना होगा जो बिना बंदूक उठाए सबके लिए न्याय करे और सबको अधिकार मिले।